कि आज की जो राजनीति चल रही है, धर्म की राजनीति चल रही है, इससे उठकर अभी आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गया और हम फिर भी वही सोच रखेंगे, हिंदू मुस्लिम वाली सोच रखेंगे तो हमारा देश आगे नहीं जाएगा। हमें एजुकेशन पे बात करनी होगी, हमें महँगाई किस तरह से कम हो, जो ख़ास तौर से मिडिल क्लास का तबका है या फिर जो बिलो मिडिल है, वो लोग किस तरह से अपर आ सकें, इसके ऊपर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। मैं नागपुर साइड का हूँ, चंद्रपुर। तो वहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग हैं। उनके यहाँ रास्ता नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो वो क्या करेंगे बेचारे। उनके तरफ योजनाएं आती नहीं सरकार की। सरकार बड़ी ज़ोर से बोलते अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, पर कहाँ आए अच्छे दिन। पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, और बड़ी खुशी से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। राम मंदिर बनाया, अबू धाबी में मंदिर शुरू हुआ। मोदी जी मन की नहीं मणिपुर की बात कीजिए। कि जो भी सरकार आए वो फ्रीडम ऑफ प्रेस हमें दे, ना कि हम उस सरकार के अंडर हम जाके काम करें। जैसा वो सरकार चाहती है वैसा हम मीडिया पे ना दिखाएं। हमें हमारा जो राइट है वो जरूर मिले। किसी कैंडिडेट को चूज करूं और मैंने उसमें अपना पूरा भरोसा जो है वो दिखाया है, और वो जाके पार्टी बदल ले और फिर वो काम ना करे और फिर वो बस दल बदलने वाली जो कार्रवाइयाँ है वो हो, तो उससे बेटर मैं वोट नोटा को ही वोट दूं। नमस्कार, सुप्रभात। चुनाव का हमारा कार्यक्रम यंगिस्तान आप हमारे साथ में लगातार देख रहे हो। मैं प्रतिभा चंद्रन आज इस वक्त हूँ छत्रपति संभाजी नगर, यानी इससे पहले का औरंगाबाद जो शहर है, मेरी जन्मभूमि भी है, वहाँ के MGM विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता के छात्रों के साथ। मैं आपको बता दूं कि ये सारे उम्मीद रखते हैं कि वो पत्रकार बन जाए, एक अच्छा पत्रकार बनना भी चाहते हैं और अपना नाम भी कमाना चाहते हैं। अमूमन युवा वर्ग के जिस तरह के सपने होते हैं, जिस तरह की उम्मीद वो रखते हैं कि पत्रकार कई सारी परिस्थितियां बदल सकता है, इस पर इनका दृढ़ विश्वास है और कुछ खुद भी अच्छा करना चाहते हैं। बात कर रहे हैं अब आज चुनाव की, और चुनाव जब है तो इसमें से सबसे पहले तो इनसे पूछ लेते हैं कि कितने वो लोग हैं जो पहली बार अपना मत देने वाले हैं और अपनी सरकार चुनने वाले हैं। आप सभी हाथ ऊपर करिएगा कि जिसका मतदाता लिस्ट में, वोटिंग लिस्ट में नाम है। खुशी हुई कि आप सब लोग अपना नाम दर्ज कराए हुए हो। आप में से कोई है जिसने इससे पहले एक बार भी वोटिंग की हो? अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे भी है जो अपना मतदान का अधिकार इससे पहले उन्होंने किया है और किसी को भी वोट दिया है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि युवा वर्ग के लिए कौन से वो मुद्दे हैं जो चुनाव में आपके लिए मतलब रखते हैं, आप सोचते हैं कि चुनाव इन मुद्दों पर होना चाहिए। आप ही से शुरुआत करती हूँ मैं, बताइए। तो पहले तो जो हम चुनाव में नेता हम जो सिलेक्ट करेंगे वो तो जो हमारे कॉमन जो क्वेश्चन होते हैं, जो गांव में हो या शहर में हो, वो उसी क्वेश्चन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कौन से भी पार्टी के नेता ने करना चाहिए। और जो युवा पीढ़ी के लिए सबसे पहली तो ज़रूरत होती है एजुकेशन के लिए भी कुछ ना कुछ कदम सभी नेताओं ने लेने चाहिए। आप कदम के ही महाविद्यालय में बैठी हो राइट। मैं बता दूं कि ये कदम साहब का महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय में जो परिवर्तित हो चुका है, यहाँ पर बैठी है। तो शिक्षा के लिए अच्छे कदम सरकार ने उठाना चाहिए, ये इनकी राय है। मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, कोई हाथ उठा रहे, पहले जरा 2-4 बार यहाँ से बतिया ले हम लोग। तो आप बताओ कि क्या लगता है, क्या है वो युवाओं के मुद्दे? युवाओं के मुद्दे बस रोजगार है, और युवा जो राजनीति करते हैं, लोग जो मुद्दे उठाते हैं, तो रोजगार का मुद्दा उठाना चाहिए और शिक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि रोजगार ही बेरोजगार है यहाँ पे। तो मैं सरकार से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि रोजगार दो युवाओं को। जो हमारा भारत है ना, वो युवा का देश है, बट युवा ही यहाँ पे रोजगार है ना, तो ये वृद्ध भारत हो गया ना। युवा का भारत कैसे करेंगे हम, कैसे बनेंगे? युवा ही नहीं, वृद्ध हो गया भारत। और एक रिपोर्ट भी आई थी कि वृद्ध भारत, कि युवाओं में जो जोश है ही नहीं हमारे यहाँ पे। युवा ऐसे नहीं कि युवाओं का देश है, लेकिन युवा ऐसे निकले कि जो देश को बदले। ऐसे 100 भी युवा हो ना,
तो हमारे देश बदल सकता है और हमारे देश में रोजगार भी बढ़ सकती है। मतलब सब युवा है ना, वो अपने अपने काम कर सकते हैं। ऐसे 100 जो युवा है ना, वो निकले, अपने देश का भविष्य आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल, ये कह रही है। आपका नाम क्या है? ऐश्वर्या कावरे। तो ऐश्वर्या बता रही है कि युवा वर्ग है, युवा लोगों के लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है और 100 लोग अच्छा है। आप में से कितने लोगों को, क्या आप जानते हैं कि यूनिकॉर्न में और स्टार्टअप में भारत फिलहाल सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी है? आप जानते हैं कितने यूनिकॉर्न्स है? राइट, हमारे यहाँ पे हमारा देश यूनिकॉर्न की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या ये रोजगार है ऐसा लगता है, या आप में से कितने लोगों को लगता है कि सिर्फ नौकरी ही रोजगार है? नहीं है। स्किल इंडिया, जो भारत में कौशल विकास की बात हो रही है, जो मुद्रा लोन्स की बात हो रही है और जो स्टार्टअप इंडिया के लिए कैपिटल्स मिल रहे हैं, तो ये जो कहना चाह रही है, इस पर शायद वो एक हल है कि युवाओं ने ये नहीं सोचना कि 10 से 5 की नौकरी करूं, चले जाऊं और वो ही मेरे लिए रोजगार है, ये हम नहीं सोचेंगे। करेक्ट? आप कुछ कहना चाहते थे, आप कुछ अपनी राय रखना चाहते थे, बोलिए। जैसा कि आपने कहा था कि क्या मुद्दा रहेगा युवाओं का, जी। तो मुद्दा ये होना चाहिए कि आज की जो राजनीति चल रही है, धर्म की राजनीति चल रही है, इससे उठकर अभी आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गया जी। और हम फिर भी वही सोच रखेंगे, हिंदू मुस्लिम वाली सोच रखेंगे, तो हमारा देश आगे नहीं जा सकता। हमें एजुकेशन पे बात करनी होगी, हमें महंगाई किस तरह से कम हो, जो ख़ास तौर से मिडिल क्लास का तबका है या फिर जो बिलो मिडिल है, वो लोग किस तरह से अपर आ सकें, इसके ऊपर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो वो जब होगा जब हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति से गंदी राजनीति से निकलेंगे, और तब जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और आपको बता दूं कि 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इंडिया की, ये लगभग 25 साल की जो एज है, 50% से ज़्यादा युवा 25 साल की एज के हैं और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा होता है, तो उसकी वजह से वो सुसाइड करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे 2014 में, तो उन्होंने वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन क्या हुआ, रोज़गार नहीं दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिप्रेशन में हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि वो सुसाइड कर रहे हैं। 2 करोड़ तो जाने दीजिए, उन्होंने पकौड़ा तलने को उन्होंने रोज़गार करार दे दिया। आपको एक बात बता दूं कि पकोड़ा तलना रोजगार हो ये सकता है या नहीं हो सकता? ये आजीविका है मैडम। अगर कोई रोजगार यानी मतलब क्या है? रोजगार का मतलब ये है कि हम, खास तौर से उन्होंने जो वादा किया था, वो सरकारी नौकरी के लिए स्पेशली वादा किया था, और आज जो सरकारी नौकरी का, इनका ये कहना है कि नौकरियों की कमी है। जी, नौकरियों की कमी है और नौकरी ही रोजगार है। इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बिल्कुल इस मुद्दे को हम एड्रेस करेंगे। नौकरियां कम है तो सरकारी नौकरियां कम है और वो नहीं ठीक तरह से जगह मिल रही है, ये युवकों की मांग है बिल्कुल। जिस पर ध्यान देना चाहिए। विकास की राजनीति, शिक्षा की राजनीति और धर्म और जाति के झगड़ों से आगे बढ़ की राजनीति, ये आज युवाओं की सोच है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे पद ऐसे खाली हैं गवर्नमेंट जॉब में, टीचर्स की हो चाहे पुलिस की हो, बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जो आज के टाइम पे जो खाली आज हैं। जल्द से जल्द भर हाँ, देना चाहिए, ऐसा भरना चाहिए, वैकेंसीज आता ही नहीं है। कितनों का तो ऐसा मैटर है, कितनों का ऐसा मामले में अपने दोस्तों को जानता हूँ कि उनकी ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है, फिर भी उन्हें ज्वाइन नहीं किया जा रहा। इस तरह के मुद्दे हैं। तो युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण रखता है वो शिक्षा और रोजगार। यहाँ पर आते हैं हम, आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है, आपके क्षेत्र का क्या मुद्दा है, ये बताइए। जैसे तो मैं नागपुर साइड का हूँ, जी। चंद्रपुर, तो वहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग हैं। उनके यहाँ रास्ता नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो वो क्या करेंगे बेचारे? उनके तरफ योजनाएं आती नहीं सरकार की। सरकार बड़ी जोर से बोलते अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, पर कहाँ आए अच्छे दिन? पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, और बड़ी खुशी से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। राम मंदिर बनाया, अबू धाबी में मंदिर शुरू हुआ। मोदी जी, मन की नहीं मणिपुर की बात कीजिए। मणिपुर पर तो किसी ने बोला ही नहीं। तो ये हमारे देश का हाल है अभी। जो बात कह रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्र में, मुझे पता है कि 70 साल के बाद में एक घर में बिजली आई, एक आदिवासी गांव में बिजली आई, तो हमने उसकी खबर करी थी कि 70 साल वहां पर बिजली नहीं थी। 70 साल के बाद बिजली आई। अब सरकार ने ये वादा किया है कि बिजली के लिए अब आप निर्भर मत रहो किसी और चीज पर। सन जो सोलार एनर्जी है, तो सोलार सिस्टम के लिए
1 करोड़ जगहों पर सोलार का जो है, यानी बिजली विकास के जो मुद्दे हैं वहां पर जिस तरह की योजनाएं आ रही है वो कितनी युवकों तक पहुंच रही है, या क्या युवक उसके बारे में जानकारी रखते हैं, ये मैं पूछना चाहूंगी। जी बताइए। मतलब बहुत देखा जाए तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा सही तरीके से। हमको दिख रहा है, आंकड़े तो दिखते हैं कि भाई है, लेकिन वो सही तरीके से लोगों पे नहीं पहुंच पा रहे। अगर आप सर्वे करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी जगह पहुंचे हैं और कितनी जगह नहीं पहुंचे हैं। जी आप बताइए, आपके लिए कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है? जी बोलिए। मुझे स्पेशली ये लगता है कि वुमेन सेफ्टी वाला इशू रेज होना चाहिए इस चुनाव में। जी और हम वुमेन्स इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की। यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स में से एक है। और देखा जाए तो लोकसभा की 30% जो सीट्स है वो 30% का हाँ 33% आरक्षण के मुद्दा। आरक्षण जी। वुमेन्स को दिया हुआ है। तो उसमें एक मुझे एक थोड़ा गैप नज़र आता है कि वो शायद उतना फिल नहीं हो पा रहा है। तो इस मेरे बार लिए जी बोलिए। तो मेरे लिए ये भी एक मुद्दा है। एंड वन ऑफ द थिंग इज़ कि वुमेन्स स्पोर्ट्स जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यानी क्रीड़ा के क्षेत्र में मैं आप यहाँ पर देख रही हूँ कि शिक्षा का क्षेत्र हो, क्रीड़ा हो, रोजगार हो, या महिलाओं की सुरक्षा हो, युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसा माहौल हो कि वो सुरक्षित महसूस करे और फिर अपना काम करे। ये विकास की राजनीति युवा वर्ग चाहता है। मैं सही कह रही हूँ? तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि कौन से नेताओं के भाषण आप सुनते हो, सोशल मीडिया पर आप किसका कंटेंट देखते हो, कौन सा पसंद करते हो, वो तो हम बाद में सोचेंगे। जी बोलिए। हम ऐसे नेता को सुनना चाहेंगे इसके आगे जो डेवलपमेंट की बात करें। जी। मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं एक ऐसे नेता के बारे में सोचती हूँ या उसकी इमेज देखती हूँ जो युवा, महिलाएं और सब तरफ जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देना चाहते हैं। तो ऐसा नेता उभर कर आए जो हमारे भारत को सच में विकसित बनाना चाहे, ना कि वो सिर्फ सेंटर में या फिर यूनियन लेवल पे बातें करे, लेकिन उसका जो है रूरल ग्रामीण भाग तक सारा जो है वो विकास पहुंचे। तो सरकार की ऐसी कौन सी योजनाओं के बारे में आप जानते हो कि इनका घोषणा है, हाँ, और उनके बारे में बात हुई, चाहे महिलाओं की हो या 2 या 3 जो भी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिसे सरकार का कहा जा सकता है कि जो सरकार ने घोषणाएं की थी, वो कौन सी है? क्या लगता है आपको? बोलिए। मैं जहाँ तक वुमेन सेफ्टी का बात है, मैम वुमेन सेफ्टी तो हो ही रही है, डेवलप हो रही है। उसकी तरफ भी कहा गया है कि अभी रिसेंटली जब बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, तो उसमें कहा गया है कि अभी डेवलपमेंट के 4 स्तंभ बोले गए हैं, जिसमें नारी, अन्नदाता, युवा और सीनियर सिटीजन्स, इन पे ज़रूर ध्यान देने वाले हैं। आपको लगता है हाँ जी विकास मैम। हो रहा है, ऐसे लगता है कुछ हद जी। तक? विकास हो रहा है, इस पे तो कुछ बात नहीं कर कौन सकते। से क्षेत्र में विकास हो रहा है ऐसे लगता है और किसमें नहीं हो रहा है? मैं ये बोलना चाहूँगी जो आज की राजनीति है वो ज़्यादातर जाति न्याय होती जा रही है। मतलब लोगों को जाति के मुद्दे पे बोल के भड़काया जाता है। भड़काया जाता है और वोट बैंक लेने का सोचा जा रहा है। विकास का मुद्दा तो यहाँ आता ही नहीं है। बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि करप्शन। मतलब जो गवर्नमेंट हमारे लिए स्कीम्स ला रही है, जो डेवलप कर रही है, वो हम तक नहीं पहुँच पा रही करप्शन की वजह से। जो बीच में नेता है, जो भी ऑफिसर्स लोग हैं, वो ये बीच में घपला करके और ये स्कीम्स हम तक नहीं पहुँच पा रही, ये सुविधाएं सही कह रहे हम हैं तक नहीं पहुँच पा रही। तो इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो हम युवा को सोच समझ कर और अपना इलेक्शन का मत देना चाहिए, और इतना कहना चाहूँगा। देखिए, जब भ्रष्टाचार होने का एक वजह ये हुआ करती थी कि हमारे प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं अगर दिल्ली से 100 पैसे भेजता हूँ तो 15 पैसे ही लोगों तक पहुँचते हैं, क्योंकि बीच में बड़े बिचौलिए हैं, वो खा जाते थे पैसा। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सबसे पहला है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि अर्थव्यवस्था में, डिजिटल अर्थव्यवस्था में जब लोग आते हैं तो वो एकदम टैक्स चुकाने वाली बात भी कम हो जाती है। क्योंकि अगर एक चाय वाला आज अच्छे खासी कमाई कर रहा है तो उसको कर भरना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास में बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ रहा है, और वो बैंकिंग सिस्टम में नहीं आएगा तो वो उसको टैक्स में ये नहीं कर पाएगा। ये बात हुई। फिर डायनेक जो
आपका जहाँ जैसे ही बैंकिंग में पूरा हो जाता है तो फिर बात ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी बैंकिंग सिस्टम में जब आती है तो वो वाइट इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। अभी वुमेन सेफ्टी की बात इन्होंने अभी कहा कि वुमेन सेफ्टी जो है ना बढ़ा है। मैं कहना चाहता हूँ कि 2005 से लेकर के अगर अभी तक का आंकड़ा देखें, मेरे पास जो डेटा अभी मैंने देखा वो 2022 तक का है, उसमें कंटिन्यूअसली बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कंटिन्यूअसली जो रेप के केसेस हैं कंटिन्यूअसली बढ़े हैं। तो ये कैसा वुमेन सेफ्टी बढ़ा है, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये डेटा जो मैं कह रहा हूँ अपने खुद से नहीं, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है वहीं से बता रहा हूँ। एक ये वुमेन सेफ्टी तो है ही है, इसके अलावा पेट्रोल डीजल इसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं, जनता। पहले क्या होता था कि अगर 1 रुपया सरकार बढ़ाती थी 2014 से पहले, तो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं लाइक बीजेपी और अदर पार्टीज़, मतलब एकदम हंगामा खड़ा होता था और डायरेक्टली आगजनी है, पता नहीं क्या क्या करते थे, यहाँ वहाँ जलाते थे। लेकिन आज के टाइम पे आज भी हमें लगभग 110 रुपये पेट्रोल, 111 रुपये हमें खरीदना पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि उस टाइम पे 2013-14 की बात करूँ मैं, तो उस टाइम पे जो इंटरनेशनल में क्रूड ऑयल था, कच्चा तेल था, वो सस्ता मिल रहा होता था प्रति बैरल। लेकिन आज के टाइम पे वही तेल, जैसा कि आप जानते ही हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उसकी वजह से जो नाटो है वो ये रशिया को उसके अगेंस्ट में है, जिसकी वजह से कोई तेल नहीं खरीद रहा है। तो इंडिया उसका फ़ायदा उठाते हुए सस्ता खरीद रहा है। बावजूद उसके हमें कच्चा तेल वहाँ सस्ता मिल रहा है, फिर भी हमें यहाँ महंगा दिया जा रहा है। यानी महंगाई, और खास तौर से पेट्रोल और डीजल की महंगाई ये मुद्दा है जो अमूमन आए दिन हर व्यक्ति के लिए वो डायरेक्टली भी लोगों को प्रभावित करता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ी तो बाकी सारी चीज़ों की भी कॉस्ट बढ़ती है। मैं जान रही हूँ यहाँ पे कि युवाओं के लिए जैसे शिक्षा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मुद्दे मायने रखते हैं, विकास के मुद्दे मायने रखते हैं। मैं आपके पास में आना चाहूंगी, महिला सुरक्षा की भी बात हम कर रहे थे, आप बताइए क्या कहेंगी आप, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मेरे पास कोई पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है, लेकिन हर जगह अगर चुनाव की बातें हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता, बहुत आगे आया है ये मुद्दा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ना बेटी बच रही है ना बेटियों की शिक्षा हो रही है। क्योंकि आज भी हम अगर किसी सर्वे के लिए किसी विलेज में जाते हैं तो वहाँ हमें दिखती है वहाँ की डेवलपमेंट किस तरह की है, ना किसी तरह का कोई भी सुविधा नहीं है वहाँ पे। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात की जाए तो नौकरियां हैं लेकिन लोगों तक पहुँच नहीं रही है। अभी भी कितने संख्या में कितनी ज़्यादा परसेंटेज में लोग हैं जो ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं, ग्रेजुएशन करके उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर सरकार सिर्फ चुनाव तक ही उनकी बातें रहती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, रास्ते बनाएंगे, स्कूल्स खोलेंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, फिर जब चुनाव हो जाता है, जीत जाते हैं, तो फिर उसके बाद उस मुद्दे पे वो भूल जाते हैं। अमूमन की युवा वर्ग को लगता है कि जब जैसे चुनाव आता है तो कोई भी पार्टी हो, नेता आपके दरवाजे पर आपका मत मांगने आते हैं, लेकिन साल भर में जिस तरह से या पूरे 5 साल आपके साथ लिए जिस तरह से काम करना चाहिए वैसा नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या है चुनाव के मुद्दे? और आपके क्षेत्र के मुद्दों की बात करिए, आपके लिए आपके चुनाव क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं जो आप चाहते हो कि हल होना जरूरी है, बोलिए। मैम मैं तो ऐसा चाहूँगा कि जो हमारा कल्चर है, कल्चर को प्रिजर्व करने वाला अगर कोई नेता रहा तो मेरा वोट उसके लिए जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो भी बुक्स है हिस्ट्री की होगी या फिर जो भी हो गई, उसके अंदर हम बाहर के देशों के बारे में, जो भी किंग्स थे उन्होंने रूल किया था, उसके बारे में तो बहुत कुछ जानकारी है, बट जो इंडिया के रूलर्स थे उसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। तो वो एक डेवलपमेंट रहा तो मुझे अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, रिक्लेमिंग द इंडियन हिस्ट्री और हमारे इस पर बात करना ये जरूरी है, ऐसा इनको लगता है। आपके क्षेत्र का क्या मुद्दा है, आपके क्षेत्र की क्या समस्या है, आप बताइए। जैसे कि छत्रपति संभाजी नगर में रोड्स के प्रॉब्लम है जी। और पानी के प्रॉब्लम है और बहुत सारे प्रॉब्लम है। पर जब इलेक्शन आ रहे हैं नज़दीक तो फिर आप अभी हर जगह देख सकते हैं कि पूरे रोड्स क्लीन है, सभी रोड्स का मतलब डामरीकरण करना चालू है। जी। उसको लिपा पुताई हो रही है। लिपा पुताई हो रही है। हाँ। और पानी भी अभी अच्छे से 6 दिन में ही आ रहा है और इलेक्शन होने के बाद वापस से 8 दिन में आना शुरू हो जाएगा।
यानी इनको लग रहा है कि पानी की जो समस्या है, वैसे बता दूं कि पानी की समस्या इस शहर की बहुत बड़ी समस्या है। मैं खुद इस शहर से रहने वाली हूँ, यहाँ पैदा हुई हूँ, यहाँ पढ़ाई की है मैंने। और पानी की समस्या ये, हालांकि ये नहीं कि बांध नहीं है हमारे पास, हम जो बांध जहाँ मैं अभी काम करती हूँ उस शहर में जितने बांधों का पानी है 4 मिला के, उससे ज़्यादा तो डेड स्टॉक लेकर आप बैठे हो। फिर भी आपके पास में पाइपलाइन अच्छी नहीं है, नियोजन व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसके चलते समस्या जरूर हो रही। अब थोड़ा हल्की फुल्की बात करते हैं, आप बोलना चाहती है, बोलिए। जैसे आपने पूछा हमारे क्षेत्र से रिलेटेड आप क्या बोलते हैं, तो मैं ये मतलब ये चाहती हूँ कि जो भी सरकार आए वो फ्रीडम ऑफ प्रेस हमें दे, ना कि हम उस सरकार के अंडर हम जाके काम करें। जैसा वो सरकार चाहती है वैसा हम मीडिया पे ना दिखाएं। हमें हमारा जो राइट है वो जरूर मिले। ये हमारा करंट मुद्दा हो सकता है हमारे फील्ड से जी लेके। बिल्कुल। थोड़ी सी ये कि आप बताइए कि स्टैंड अप कॉमेडियंस को आप देखते हैं, किस तरह का कंटेंट आप देखते हैं, और कौन से नेता की स्टाइल आपको कूल लगती है, कि बिल्कुल कूल लगती है, ऐसे कौन नेता है? जी बोलिए। राज ठाकरे राज ठाकरे की कूल लगती है स्टाइल। राहुल गांधी की कूल लगती है। क्या पसंद आता है राहुल गांधी में आपको? जी, उनका स्टेचर जो है और जो उनका बोलने का तरीका है, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, ही स्पीक्स व्हाटएवर हिज सोल टेल्स और माइंड टेल्स। और जो उन्हें लगता है, चाहे सरकार हो, सरकार के अगेंस्ट बोलना हो, जो सही भी हो वो भी बोलते हैं और जो गलत है वो भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं वो। तो ऐसी कौन सी गलत बात जो आपको, मीम्स आते हैं आपके पास में, तो कौन सा मीम था जो आपको बहुत, या किस पर ज्यादातर मीम्स आते हैं? एक मीम में उन्होंने बोला था कि आटा 22 रुपए लीटर। अच्छा, तो ये जो और? बात है वो गलत थी, लेकिन गलत थी। उन्होंने वो कॉन्फिडेंस के साथ बोली, तो आ वही रही वो है, बोलना आप चाह रहे बोलना हैं। चाहते हैं। और कौन है? हाँ बोलिए 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 बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ मैं तो यहाँ का सबसे सूखा क्षेत्र मराठवाड़ा से आता हूँ। जी बिल्कुल। यहाँ बहुत बड़ी पानी की समस्या है। कई जी। सरकारें आई, कई सरकारें गई। पिछले कांग्रेस की सरकार भी यहाँ की जनता वोट देती थी, अब बीजेपी को भी वोट देती है, लेकिन बीजेपी विकास की कोई बात नहीं करती। जैसे कि कांग्रेस को वो बोलती थी कि काला धन लाएंगे, लेकिन काला धन भी नहीं लाया उन्होंने। और डाइवोर्स करने की प्रयास में है कहीं ना कहीं बीजेपी। राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने लाया है, लेकिन यहाँ शिक्षा की ज़रूरत है, यहाँ रोजगार की ज़रूरत है, पानी की समस्या बहुत बड़ी है महाराष्ट्र में। तो ये कहीं ना कहीं ये जनता को बीजेपी ने देना चाहिए। और राम मंदिर जो है, यहाँ की शंकराचार्य भी नहीं गए थे वहाँ, तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो बोलते हैं वो हिंदू रीति रिवाज का प्रमाण नहीं होता, क्योंकि वो मूर्ति में प्राण लाने के लिए कम से कम 2 साल का वो विधि रहता है। लेकिन ये चुनाव के नजदीक के कारण वो बहुत बीजेपी ने जल्दी निपटाया है। यानी लोगों को लगता है कि बीजेपी ने राम मंदिर जल्दी निपटा लिया। फिर ये कह रहे थे कि इनका सूखे का जो समस्या है वो है। हम बात कर रहे थे मीम्स की, तो कौन से मीम्स आपको याद है, कौन से स्टैंड अप कॉमेडियंस को आप पसंद करिए? हाथ बार बार उठा रहे, मैं उनके पास अभी जाऊंगी जिन्होंने कभी बोला नहीं है। मैं आपके पास आती हूँ, आपके लगातार हाथ उछल रहा है ऊपर, आती हूँ मैं। जी बोलिए। राहुल गांधी ने एक बार बोला था, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेंगे। अरे ये आलू वाला सोना भाई, लेट में चली नहीं, रुको। अच्छी बात ये है कि आलू और सोना बड़ा फेमस हो गए। कुछ कुछ बातें होती है जो वायरल हो जाती है। आप बोलिए क्या बोलना चाहते थे, और क्या है? आलू और सोना ये जो मुद्दा है वो पहले मुद्दा मोदी जी ने उठाया था। मतलब वो बोले थे इधर से आलू डालेंगे तो उधर से सोना निकलेगा। तो ये मुद्दा मीडिया ने कट करके सिर्फ राहुल गांधी का बाइट डाला है। ये पर्सनल मैटर किसका है? मोदी का है। मोदी ने पहले वो डायलॉग बोला था। ओके, और मी बघितलेलं नाहीये। आपने नहीं देखा? आपने कोई मीम्स देखे जो पसंद आ रहे हैं आपको? मैंने एक फोल्डर स्कैम का वीडियो बनाया है, वहाँ जी। पे लालू प्रसाद यादव, हाँ। वो बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं मोदी 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 मोदी। धीरे बोलो मोदी जी, वरना यहाँ की नस फट जाएगी आपकी। तो लालू प्रसाद यादव जो भी बोलते हैं वो बहुत अच्छे तरह से बोलते हैं। अच्छा, तो किसी को लालू जो फोल्डर स्कैम में अटके हुए थे, जेल में जा चुके थे, वो लालू की स्टाइल किसी को पसंद आती है? और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो चुनाव का जो कंटेंट है, मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंटेक्स्ट लोग लेते हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट इस्तेमाल होता है। जैसे आलू और सोना वाली बात कही, उसी तरह से और वो कौन से मीम हैं, मैं बार बार उस पर आ रही हूँ, मीम्स और इस पर, क्योंकि वो आपको पसंद आते हैं। या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन जिसको आप सुनते हो, कौन? हाँ, जाकिर खान। अच्छा, क्या पसंद आया?
जाकिर खान कॉमेडी भी करता है और नॉलेजेबल बातें भी बताता है, जिंदगी अच्छा। के तौर तरीके भी सिखाता है। हाँ। तो हमें मतलब वो हमारे दिमाग में जल्दी आ जाते हैं। जल्दी आ जाता है। हाँ, हाँ। तो क्या शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इन्फ्लुएंस के सर्स के लिए क्रिएटिव अवार्ड दिए थे, राइट? वही हाँ। वजह है। वो भाई साहब है जो कहना चाह रहे हैं, आती हूँ मैं आपके हाँ। पास। फिर से आती हूँ, जी बोलिए। स्टैंड अप कॉमेडी की बात आ ही गई है तो कुणाल कामरा का नाम लेना चाहिए, लेना मुझे चाहिए, लगता है। बनती है, बात तो बनती बात है। तो बनती है। कुणाल कामरा ने एक बेंचमार्क सेट किया है, उसके बाद से स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुए, मुझे ऐसे लगता है। राइट। और कोई नाम? जो हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है लेकिन नेता जो रामदास आठवले, हाँ। वो बोलते हैं जो बोलते हैं सीरियसली बोलते हैं, पर वो हमें फनी लगता है। हाँ। मैं आपको बता दूं ये कि शरद पवार ने एक बार कहा था, उन्होंने कहा था कि चाहे जो भी हो, मैं चाहता हूं कि रामदास आठवले संसद में आए, क्योंकि बड़ी गंभीर चर्चा होती रहती है और रामदास आठवले अपने हल्के फुल्के अंदाज में लोगों को कविता से माहौल बना देते हैं अलग सा। आप बताओ, कुछ कहना चाह रहे थे? हम मीम्स की बात कर रहे हैं तो हम अभी इंस्टा में जो देखते हैं नरेंद्र मोदी और मेलोनी की वीडियो रील्स, जी। वो बहुत पसंद आती है, क्योंकि बहुत वो पसंद आती एडिटिंग है। ऐसी करते हैं, जो एडिटर है ना, मानो उसका ऐसे म्यूजिक लगा देते हैं जैसे मानो रियल लगता है वो। अच्छा, तो इनको मेलोडी पसंद आई है। हाँ, हैशटैग मेलोडी इनको पसंद आई। और आप बताओ, आपने बात नहीं की। वैसे तो स्टैंड अप कॉमेडियन तो नहीं, पर राज ठाकरे जो है तो उनकी स्पीच में जो मिमिक्री करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है। राज ठाकरे एक तरह से, मैं राज ठाकरे की बात निकल आई है तो राज ठाकरे जो दुख अक्सर बोलते हैं वो है कि वो ब्लूप्रिंट के बारे में उनके कोई बात नहीं करता। कोई जानता है राज ठाकरे ने ब्लूप्रिंट लाई थी क्या नहीं थी? राज ठाकरे के ब्लूप्रिंट के बारे में किसी ने सुना? दुख उनका वही है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए वो एक ब्लूप्रिंट लेकर आए थे जिसकी बात नहीं होती, और लोग उनका, क्या राज ठाकरे पसंद है तो राज ठाकरे का कौन सा अंदाज पसंद है आपको? किसको पसंद है? राज ठाकरे बातें बहुत अच्छी करते हैं जी। और उनका आपने जो दुख बताया था ब्लूप्रिंट का, उनका और भी एक दुख है कि उनकी सभा में बहुत ज्यादा लोग आते हैं लेकिन वोट उनको कोई भी नहीं देता। उनकी बात ही कुछ अलग ही है। पता नहीं। क्या बोलो उसको बोलने की वजह सारी जनता को बोल दो। इसका वो आंसर मेरे पास है। हाँ, बोलो ना। राज ठाकरे सिर्फ पब्लिक में भाषण करते हैं। असल पब्लिक में जीतने के लिए तुम्हारे पास शिक्षण संस्था, साकार कारखाने, हॉस्पिटल और जिला बैंक चाहिए, जो शरद पवार के पास है, उसी से वोटिंग मिलता है। यानी एक मुद्दा अहम उठाया इन्होंने कि जिनके पास में इंस्टीट्यूशंस है, सालों साल के इंस्टीट्यूशंस है, वो इंस्टीट्यूशंस बहुत मायने रखते हैं। और बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? से मराठवाड़ा विभाग का जो शिक्षक आमदार रहता है और पदवीधर आमदार रहता है, वो राष्ट्रवादी का ही चुन के आता है, क्योंकि मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल और एमजीएम जैसे इंस्टीट्यूट राष्ट्रवादी के पास है, इसलिए वन साइडेड जीत के आते हैं। राज ठाकरे के पास ये भूल नहीं है, इसलिए वो गर्दी मिलती है सभा में, लेकिन जीत के नहीं आते। तो जीतने के लिए क्या जरूरी होता है? आपको क्या लगता है, किसी पार्टी या किसी नेता को चुनाव जीतने के लिए क्या जरूरी होता है? बोलिए, जो आपको लगता है बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक इंटेलिजेंस होना चाहिए थोड़ा, लाइक पब्लिक को कैसे हैंडल करना चाहिए, इस चीज़ का इंटेलिजेंस होना चाहिए। बहुत सेंसिटिव मुद्दों को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, इसका इंटेलिजेंस होना चाहिए। और ऐसा पर्सनालिटी होना चाहिए कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो उनको देखकर। लोगों this is का necessary. विश्वास जीतने की क्षमता नेता में होनी चाहिए, उसके पास बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, लोगों को किस तरह से अपना जो कहने का मुद्दा है वो लोगों तक किस तरह से पहुंचाए, वो होना चाहिए। ये सारे गुण राज ठाकरे के पास शायद जो बता रहे थे वो है, लेकिन परंतु जो ये कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उन्हें नहीं है। सोशल मीडिया पर सबसे अच्छा सोशल मीडिया कौन हैंडल करता है? हाँ, आ रही हूँ। सोशल मीडिया किसका अच्छा है? आइडिया नहीं है। आपको आइडिया है? मैम, सोशल मीडिया की अगर बात करूं तो मुझे लगता है जो बीजेपी के जो सोशल मीडिया हैंडल जो भी यूज़ करता है, या फिर जो उनके जो स्पेशलिस्ट हैं आईटी सेल, बहुत ज़बरदस्त है। और आपने अभी कहा था कि चुनाव जीतने के लिए एक नेता के अंदर क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है उसके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए कि वो झूठ बहुत बेहतरीन बोल सके। और दूसरा कि ईवीएम हैकिंग का भी मामला बहुत चल रहा है। ईवीएम के बारे में मैं आपका बता दूं कि ईवीएम हैकिंग का एक परसेप्शन है, लेकिन चुनाव आयोग केवल नहीं,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हमारी अदालतों ने 40 बार इसकी याचिका खारिज कर चुकी है। और ईवीएम के बारे में पहले भाजपा सवाल उठाती थी और ईवीएम के बारे में ये बोला जाता था कि ईवीएम को हैक हो रहा है वगैरह। ये पहले मुद्दा भाजपा ने भी उठाया, जो भी पार्टी ईवीएम का ये करती है, लेकिन ईवीएम एक बहुत बेसिक मशीन है। ये कई लोगों ने बोला है कि ये हैक नहीं हो सकती और ये हम अदालत को मानना चाहिए, राइट। तो इस पे जो एक्सपर्ट है, परसेप्शन पे जाना और एक्सपर्ट की राय मानना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। क्या सही है? राइट। अभी आप देखिए, आप पहली बार वोट डालोगे, कितने उत्साहित है? क्या आपको लगता है कि हम पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? बोलिए, कहाँ से हो? मैं इधर से हूँ, संभाजी नगर से। अच्छा, हाँ। पहली बार वोट डालोगी? हाँ नाम है वोटर लिस्ट में? हाँ, अभी आएगा, मतलब आएगा। रजिस्टर कर लिया? हाँ, रजिस्टर कर कहाँ किया? खुद से किया? नहीं, खुद से नहीं किया, वो घर पर आए थे नाम लेने। अच्छा, तो नाम लिखवाया। हाँ। तो पहली बार वोट करने को लेकर कितने लोग उत्साहित है? 100% वोट डालने जाओगे, चाहे किसको भी डाले, वो आपकी राय है। जिसे भी वोट डालना चाहे वो आपकी राय है, लेकिन वोट डालोगे, राइट। नोटा के बारे में आप लोगों की क्या राय है? नोटा ये जो ऑप्शन है उसके बारे में आपकी क्या राय है? बोलिए। मुझे लगता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई कैंडिडेट है जो विकास पे बात नहीं करता है, जो बहुत झूठ बोलता है, जो बेवजह के बहुत अच्छे वादे करता है, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ा लिखा नेता नहीं है, तो आप अपना मत इस्तेमाल करें और नोटा पे वोट करें। अगर अगर इस सिटी से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मुझे लगता है कि सारे कैंडिडेट्स इट्स नॉट अप टू द मार्क, जो लोकसभा की सीट है जो यहाँ से जानी चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली चूज दैट। अगर या क्या आपको लगता है कि नोटा को वोट देना सही है या नोटा को वोट देना वेस्ट है? किसको लगता है सही है? क्योंकि अभी यानी हम नोटा देख का रहे हैं पार्टी में जो रिप्लेसमेंट हो रही है राजनीति की, जो खुद का ही कुछ ना कुछ देख रहे हैं, लेकिन आम जो जनता के बारे में वो सोच नहीं रही है। तो मेरे ख्याल से नोटा ही सही हो सकता है। आपके हिसाब से नोटा सही हो सकता है? यस मैम। अगर ऐसा हो कि जी। मैं किसी नेता मतलब किसी कैंडिडेट को चूज करूं और मैंने उसमें अपना पूरा भरोसा जो है वो दिखाया है, और वो जाके पार्टी बदल ले और फिर वो काम ना करे और फिर वो बस दल बदलने वाली जो कार्रवाइयां है वो हो, तो उससे बेटर मैं नोटा को ही वोट दूं ना। बिल्कुल। एक देखिएगा कि पिछले 5 साल में, मैं सारे राजनेताओं को, ये हमारे युवाओं का संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में जिस तरह से कई लोगों ने दल बदले हैं और जिस पार्टी में वोट दिया, सवेरे पता चला वो कहीं और चला गया है, ये युवा वर्ग को पसंद नहीं आ रहा है। ये राजनेता समझ ले। और फिर मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आप जब वोटिंग डालने जाते हो तो किस आधार पर, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी देख के वोट करते हो? कॉन्स्टिट्यूएंसी समस्या में कौन आपका चुनाव क्षेत्र का व्यक्ति है, या लोकसभा के लिए शायद आप अलग वोटिंग करो और विधानसभा के लिए अलग, और आपका जो कॉरपोरेशन हो उसमें अलग? इस तरह की आपकी सोच रखती है, या फिर एक कोई जहन में बना लेते हैं उसी को वोट? क्या है? माय ओपिनियन इज, मैं तो ज़्यादातर मेरा जो लोकल उम्मीदवार जो काम करता है उस पर वोट देना चाहूँगी। और वो आपको क्या लगता है कि कौन कैसा होना चाहिए आपका रिप्रेजेंटेटिव? रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जो हम हमारे जैसा ही हो, हमारे जैसा सोचे, हम जो सबसे नीचे से ऊपर आए, परिवारवाद का ना हो, कोई भी फैमिली से बिलोंग ना करता हो, ऐसा नेता होना चाहिए। हम में से ही उगा हुआ होना चाहिए। जैसे कि अभी जो भी बीजेपी या कांग्रेस में जो भी बड़े बड़े नेता है वो परिवारवाद से चुने हुए आते हैं, ऐसे नेता नहीं चाहिए हमें एक आम आदमी हो जो ऊपर आए आम आदमी और हो, पार्टी ऐसा नेता चाहिए हमें। बने। यानी इनको लगता है कि जिसकी कोई राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं हो, परिवारवाद नहीं हो, किसका चाचा भतीजा है, भाई है इसलिए आ गया, ऐसे ना हो, ऐसा नेता हो। मैं सही कह रही हूँ? तो आप सभी लोगों के लिए एक सबसे ज्यादा कंसर्न वाला अंतिम मुद्दा क्या है? मैं ऐसे लोगों के पास में जाऊंगी जिन्होंने अब तक बात नहीं की है। बताइए। भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। क्योंकि उसके वजह से बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आप बताइए। जो नेता होगा उसने गांव और शहर का विकास करना चाहिए। विकास का मुद्दा। हाँ, विकास का मुद्दा। मैं तो उस नेता को सपोर्ट करूंगा जो किसानों के लिए कुछ कर दिखाए। किसान नेता। हम्म, हाँ, किसान नेता। आप बताओ। आप तो बोल चुकी हो, फिर भी बताओ।
सब सेक्टर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, सब सेक्टर में विकास हो। बातों के अलावा महंगाई का कामों पर महंगाई का बातों के अलावा कामों पर भी ध्यान ध्यान देना चाहिए। महंगाई का मुद्दा है, जो महंगाई को महंगाई थोड़ा का मुद्दा है। कम कर सके। बोलिए। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो हमारे देश में क्राइम बढ़ रहा है दिन ब दिन, वो कम होना चाहिए। अगर वो कम हो जाएगा तो भी तभी हम सभी लोग सिक्योर रहेंगे, तो इसके ऊपर ये होने चाहिए। यानी क्राइम यानी सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा का मुद्दा है जो युवाओं के जहन में है। तो आज यहाँ पर यंगिस्तान में जब ये युवा वर्ग से हमारी बात हो रही थी, तब यहाँ पर जो मुद्दे सामने आए हैं वो है कि युवा वर्ग को दल बदलने वाले नेता पसंद नहीं है। उनके लिए मुद्दे वो है जो उनके रोजगार के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में ध्यान रखे, वो नेता उनको अच्छा लगेगा। या वो नेता उनको अच्छा लग सकता है कि जो इनके पास 5 साल ये कहीं भी उसके साथ में उसके पास में पहुंच सके, उससे बात कर सके। और इनके चुनाव क्षेत्र में, जैसे यहाँ मैं हूँ छत्रपति संभाजी नगर में, पानी की समस्या और रास्ते की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। इसका हल निकालने वाला नेता इन्हें चाहिए होगा। यंगिस्तान में इसी तरह से युवा वर्ग से हम बात करते हैं, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं, और वो राय हमारी जो है वो राजनेताओं तक और राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा ये कार्यक्रम जरूर देखिए। आपके जो कमेंट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ना दबाना भूलिएगा। आप बस नवभारत के साथ, इस प्रोग्राम के साथ चलते रहिए, और चुनाव के हमारे और भी कार्यक्रम हैं उसे भी जरूर देखिए। इस एमजीएम कॉलेज से आदित्य बाविस्कर और विनोद इंगोले के साथ मैं प्रतिभा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ।